हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में जो हम CSIR नेट JRF का 6 जून को एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसका सेक्शन बी डिस्कस कर रहे थे। ये इसी उस वीडियो की कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो हम लोग 15th क्वेश्चन पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं इसके बारे में। तो पूछा है कि कौन से mRNA के ज़्यादा चांसेस है टू मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन कि स्प्लाइस्ड RNA एसोसिएटेड विद पोली ए बाइंडिंग एंड कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, मिसप्लाइस्ड RNA विद मल्टीपल स्टॉप कोडॉन्स फॉर डिग्रेडेशन इन द साइटोसोल। मतलब ऐसा RNA जिसमें बहुत सारे डिग्रेडेशन सिग्नल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में जाते ही डिग्रेड हो जाएगा। तो ऐसे RNA का तो क्या ही फ़ायदा है। न्यूक्लियस से mRNA इसी फॉर्म में भेजा जाता है फाइनल प्रोसेस्ड फॉर्म में कि जाके वो ट्रांसलेशन कर सके, मीन्स एक्यूरेटली प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। थर्ड है, स्प्लाइस्ड RNA विद द एसोसिएटेड स्प्लाइसियोसोमल कॉम्प्लेक्स। अगर स्प्लाइसिंग यहाँ पे होनी रहती है तो वो फाइनल प्रोसेस्ड फॉर्म कहाँ से हुई, और साइटोप्लाज्म में अगर स्प्लाइसिंग होगी तो फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, अनकैप्ड एंड अनस्प्लाइस्ड RNA। तो अगर ऐसी RNA फॉर्म बाहर आएगी अनकैप्ड, तो वो हाईली अनस्टेबल होती है, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेंगे और उसको ब्रेक कर देंगे। तो जो भी फाइनल प्रोसेस्ड फॉर्म RNA की होती है वही सिर्फ न्यूक्लियस से पास होगी, साइटोप्लाज्म में आएगी और ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर्ड होगी। और अगर हम बेसिक बात करें कि फाइनल प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ RNA में क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ही हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर होती है। जितनी भी मशीनरी चाहिए वो सारी न्यूक्लियस के अंदर होती है और इसको वेल प्रिपेयर्ड फॉर्म में ही साइटोप्लाज्म में भेजती है। तो जो सबसे पहले बनता है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, या फिर न्यूली मेड RNA या प्री mRNA भी बोल देते हैं। इसमें 3 तरीके के मेजर चेंजेस होते हैं RNA में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है कैपिंग एट द 5th एंड। जो mRNA का 5th एंड है वहाँ पे 7 मिथाइल ग्वेनोसिन की कैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट है पोली ए टेल एडिशन एट द 3rd एंड। यहाँ पे 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सेगमेंट अटैच हो जाता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड है स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन्स। अब क्योंकि जो प्री mRNA होता है उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों होते हैं, तो स्प्लाइसोसोम एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोटीन्स और स्मॉल न्यूक्लियर RNAs का होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इस टोटल एग्रीगेट फॉर्म को SNRNP भी बोलते हैं, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स। तो उसका एक ग्रुप होता है वो स्प्लाइसिंग करवाता है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोसेस्ड फॉर्म होती है वो न्यूक्लियस में मूव करती है, साइटोप्लाज्म में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेज इज़ नॉट ट्रू। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी ट्रू नहीं है। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 4th वन कि इन XCR रिकम्बिनेज मेडिएटेड मोनोमराइजेशन ऑफ क्रोमोसोमल डाइमर्स द इंटरेक्शन ऑफ FTSK with XCR-CD activates XCR-C and initiates the recombination process। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये 2 एंजाइम होते हैं XCR-C और XCR-D। ये क्रोमोसोमली एनकोडेड टायरोसिन रिकम्बिनेज एंजाइम्स होते हैं। और एक तीसरा एक प्रोटीन होता है FTSK। दिस प्रोटीन कंट्रोल्स द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है FTSK विद XCR-D एक्टिवेट XCR-C, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ी गलत होगी। वो XCR-D को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद पूरा रिकम्बिनेशन का प्रोसेस चलता है, इसीलिए ये गलत है। बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है, द क्री रिकम्बिनेज इज बिलीव्ड टू मेडिएट द सर्कुलराइजेशन ऑफ द P1 फेज जीनोम ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल होस्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। P1 बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक वेक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं टू ट्रांसफ़र द DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर इन ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसडक्शन। मतलब ट्रांसडक्शन में इस तरीके के वायरस को यूज़ करते हैं और ये एक एंजाइम को कोड करता है, दैट इज़ CRE साइट स्पेसिफिक एंजाइम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है गामा इंटीग्रेज के बारे में। गामा नहीं, लैम्डा इंटीग्रेज कांट मेडिएट इंटीग्रेशन ऑफ द लैम्डा जीनोम इनटू द होस्ट जीनोम विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सेसरी प्रोटीन्स।
ये भी सही है कि गामा इंटीग्रेज को अपना काम करने के लिए एसेसरी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक वर्सेटाइल साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेज होता है दैट इज़ एनकोडेड बाय वायरस, और इसका काम होता है इट मीडिएट द फेज इंटीग्रेशन, जो फेज मीन्स वायरस का जो जीनोम है, इट्स इंटीग्रेशन इनटू एंड आउट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द हीन इन्वर्टेज मेडिएटेड रिकम्बिनेशन इवेंट इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन एट ए 60 बेस पेयर एनहेंसर सीक्वेंस। तो ये जो हीन रिकम्बिनेज एंजाइम होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय सैल्मोनेला बैक्टीरिया, और ये एक तरीके के इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं। ये जो डीएनए सेगमेंट है उसको इन्वर्ट करने का काम करते हैं। बेसिकली 900 बेस पेयर्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्वर्ट करने के बाद जो जीन्स का एक्सप्रेशन है उसमें अल्टरेशन हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, और इस चीज़ का बैक्टीरिया फ़ायदा उठाता है। मतलब बैक्टीरिया में एक ये एडवांटेजियस प्रोसेस है, एडवांटेज होता है इस प्रोसेस से। बिकॉज एडवांटेज किस वे में, क्योंकि इस जो प्रोसेस है इसकी हेल्प से इट एस्केप्स फ्रॉम द होस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि वो चेंज करता रहता है अपने सरफेस के जो एंटीजन्स होते हैं उसको इस प्रोसेस से वो चेंज करता रहता है, इसीलिए वो होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स से एस्केप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, दीज स्पीसीज शो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, क्योंकि जो प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज होती हैं वो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में ही उस किसी बैरन एरिया में जाके ग्रो करती हैं, और इस तरीके की स्पीसीज़ जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती है उनके जैसी होती है। और उनके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, इनका टर्नओवर नंबर और बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, प्लस इनका साइज स्मॉल होता है। ऑल्सो दे हैव एबिलिटी टू यूज़ द रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली, तो इसीलिए वो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व में एग्जिस्ट करेंगी। जो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में स्पीसीज़ होती हैं वो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं, उनके करेक्टर इनके अपोजिट होते हैं, मतलब उनका साइज़ लार्ज होता है और बायोटिक पोटेंशियल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन स्पीसीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल मीन्स ऑल्दो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये मैंने किसी और क्वेश्चन पेपर में भी देखा हुआ है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर था तो उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, लायन टेल्ड मकाका। ये जो एनिमल होते हैं ये वेस्टर्न घाट हिल्स वाले एरिया में मिलते हैं, प्लस साउथ वेस्टर्न इंडिया के जो माउंटेन्स होते हैं उनमें मिलते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि ब्लैक इन कलर, लार्ज साइज्ड, एंड इनकी जो नेक होती है उस पर मैने होता है, मैने जो लाइन में होता है मीन्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय हेयर्स, प्लस इनकी स्टाउट बॉडी होती है और लायन लाइक टेल होती है। तो ये ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वुड यू एक्सपेक्ट इफ़ द अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन इज़ डिलीटेड। तो हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, कि जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड टू अनदर सेकंड थोरेसिक सेगमेंट एंड ए फ्लाई विद 4 विंग्स। सबसे पहले हम लोग इसके फंक्शन समझ लेते हैं कि अल्ट्राथोरेक्स करता क्या है। जो थर्ड सेगमेंट होता है उसको मेटाथोरेक्स बोलते हैं, उसमें कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिटी ऑफ थर्ड थोरेसिक सेगमेंट, प्लस ये एक और काम करता है, it inhibit the expression of genes required for the development of second thoracic segment, जिसको मीजोथोरेक्स बोलते हैं। तो थर्ड सेगमेंट में जो सेकंड सेगमेंट के जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है कि अगर थर्ड सेगमेंट में कोई और जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड वाले हो जाएंगे। तो अल्ट्रा बाइथोरेक्स इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, इसीलिए जो सेकंड सेगमेंट के कैरेक्टर हैं वो थर्ड में नहीं आते अगर अल्ट्रा बाइथोरेक्स यूजुअली मतलब अच्छे से काम कर रहा होता है। तो
तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई, अगर इसमें म्यूटेशन है तो सेकंड वाले सेगमेंट के कैरेक्टर आएंगे। और सेकंड वाले सेगमेंट के कैरेक्टर होते हैं कि सेकंड वाले सेगमेंट में 2 legs + 2 विंग्स होते हैं, बट थर्ड वाले सेगमेंट में 2 legs + 2 हॉल्टर्स होते हैं जिनको बैलेंसर बोलते हैं। अब अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो सेकंड वाले सेगमेंट के ही कैरेक्टर आएंगे, मतलब 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स आ जाएंगे, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट आर इन्वॉल्व इन प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म रीजनरेशन, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन। प्लेनेरिया में यूजुअली दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन ही मिलती है। और बाकी की बात करें तो जैसे मॉर्फोलैक्सिस ये हाइड्रा में मिलती है, एपीमॉर्फोसिस ये जो सैलामेंडर होता है उसमें मिलती है, कंपेंसेटरी रीजनरेशन हमारे ह्यूमन लिवर में मिलती है। ये जो न्यूब्लास्ट बोला गया, न्यूब्लास्ट बेसिकली प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल ऑफ प्लेनेरिया एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ द वर्म गेट्स एम्पुटेटेड दे गेट एक्टिवेटेड एंड रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट डिफरेंट मेथड्स इन फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन। 4 मेथड दिए गए हैं, UPGME, ME, MP और ML। तो इसमें से पूछा है कि डिस्टेंस बेस्ड मेथड कौन से होंगे चारों में से। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मींस A और B दोनों ही ये अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अरिथमेटिक एवरेज और सेकंड मिनिमम इवोल्यूशन मेथड, ये दोनों ही डिस्टेंस बेस्ड मेथड हैं। और जो C और D है ये कैरेक्टर बेस्ड मेथड है, मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था कि कौन से मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेथड्स फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स इन द ब्रोंक्यूल्स दैट सिक्रेट इंपॉर्टेंट डिफेंस मार्कर्स आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा 4th वन, मतलब क्लब सेल्स। इनको क्लारा सेल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट डिफेंसिन मॉलिक्यूल सिक्रेट करती हैं प्लस सरफेक्टेंट भी रिलीज करती हैं, और उसका काम होता है टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। अदर ऑप्शंस की बात करें तो गॉबलेट सेल्स हैं, जैसे दीज आर द सेल्स फाउंड इन द म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी और कंजक्टिवा। इट सिंथेसाइजेज एंड सिक्रेट म्यूकस। और अगर बेसल सेल की बात करें तो ये जो स्किन की आउटर लेयर होती है, मतलब एपिडर्मिस, उसमें मिलती है, प्लस एयरवे में भी मिलती है। अगर लैंगरहैंस सेल की बात करें तो ये एपिडर्मिस में मिलती हैं, और ये स्किन की मैक्रोफेज भी होती हैं, मींस मैक्रोफेज स्किन में उनको ये नाम दे दिया जाता है लैंगरहैंस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर स्पीसीज दैट एक्सप्लॉइट द सेम रिसोर्सेज इन ए सिमिलर मैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, गिल्ड। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट और बर्ड्स होते हैं जो कि नेक्टर को कलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि उनका मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन सेम होता है, ऑल्दो हो सकता है वो सेम एरिया में ना रह रहे हों या फिर मतलब एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर पे फीड ना कर रहे हों, उनका हैबिटेट अलग हो सकता है, इकोसिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनका मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन सेम है तो उनको गिल्ड बोला जाता है। और जो बाकी ऑप्शन है जैसे टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, तो ये तो डिफरेंट चीज़ हो गई, दिस इज़ द समथिंग डिफरेंट की सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे ऑर्गेनिज्म की हिरार्की है ये तो बेसिकली। अगर कम्युनिटी की बात करें तो ये होता है ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रिसेसिव लिथल एलील्स आर नेवर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन बिकॉज। तो इसमें रिसेसिव और लिथल जीन्स का पूछा है। तो रिसेसिव का तो हमें पता ही है, अगर दोनों जीन्स में कोई डिफेक्ट होगा तो ही वो मतलब चांसेस हैं उस ऑर्गेनिज्म के कि वो डाई हो जाए और वो जो डिजीज़ है वो वाइप आउट हो जाए। बट अगर इसने बोला है कि रिसेसिव है तो कैरियर में भी तो रिसेसिव एलील या फिर जीन नॉर्मली बिहेव कर सकता है। मतलब मान लो उस ऑर्गेनिज्म का एक एक जीन नॉर्मल है और दूसरा एबनॉर्मल है, मतलब डिजीज्ड कंडीशन है और वो लीथल है,
बट अगर वो रिसेसिव फॉर्म में है, मतलब वो जीन्स रिसेसिव है, तो वो अपना जो फिनोटाइप है वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला जो नॉर्मल है वो कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कैरियर ऑर्गेनिज्म है, कैरियर, वो भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है यूजुअली। यहीं पे अगर डोमिनेंट की बात होती तो वो ठीक है कि डोमिनेंट है, अगर एक भी जीन अफेक्टेड है तो वो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा और अल्टीमेटली वो सिचुएशन ही ख़त्म हो जाएगी पॉपुलेशन से। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, दैट दे आर मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन एज हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट की फॉर्म में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर होमोजाइगोट्स की फॉर्म में होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो दोनों की दोनों जीन अफेक्टेड हैं और रिसेसिव हैं, तो किसी न किसी को तो एक्सप्रेस होना ही पड़ेगा और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करेगा। बट हेट्रोजाइगोट्स में उसके चांस सर्वाइवल बढ़ जाते हैं क्योंकि वो रिसेसिव कंडीशन में है। नेक्स्ट है 25th, द फ्लावर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इज यूज्ड बाय इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया टू मेक एन इंटॉक्सिकेंट फॉर कंजप्शन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, महुआ, मधुका लॉन्गिफेरा। ये बेसिकली डेसिडुअस ट्री ऑफ सेपोटेंसी फैमिली होता है, सेपोटेसी। और इंडिजिनस का मतलब होता है अपने नेटिव प्लेस पे। तो इस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हैं कि इसमें फिनोलिक्स होता है जिसकी सीड से वाइन प्रिपेयर की जाती है। तो इसीलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26th, गिवन बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स फाउंड इन सन और शेड एक्लेमेटाइज्ड लीव्स। तो ये पांचों कैरेक्टर सन और शेड दोनों के दिए गए हैं, लेकिन नीचे पूछा हुआ है कि शेड एक्लेमेटाइज्ड लीव्स के कैरेक्टर कौन कौन से होंगे इन पांचों में से। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि जो लो क्लोरोफिल ए टू रेशो लोअर क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल बी रेशो। ऐसा इसलिए, मतलब इसका मतलब है कि क्लोरोफिल बी ज़्यादा चाहिए शेडेड वालों को और क्लोरोफिल ए कंपैरेटिवली कम चाहिए। ऐसा इसलिए क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स लाइट एंड गिव देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, इसीलिए क्लोरोफिल बी की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। ए का काम एब्जॉर्प्शन का नहीं है बल्कि एक्साइटेशन का है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट लाइट वो एक्साइट करता है और इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जिनको लाइट चाहिए, जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्लोरोफिल बी होते हैं। लोअर डार्क रेस्पिरेशन पर एरिया और हायर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पर एरिया, मतलब उतने ही एरिया में अगर शेडेड और सन वालों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो उतने ही पर्टिकुलर एरिया में शेडेड वाले में ज़्यादा होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और क्लोरोफिल बी, क्योंकि उनको गिवन कंडीशन में ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करना होता है। तो मतलब कंपैरेटिवली कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी जो कि उनको उन पर्टिकुलर कंडीशंस में एक्लेमेटाइज करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गिवन दैट एशियन कॉयल इज ए ब्रूड पैरासाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, द कॉल ऑफ द स्पीसीज इज इनेट एंड नॉट लर्न। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो बता ही दिया इन्होंने कि कॉयल एक ब्रूड पैरासाइट है, मतलब ये अपने यंग वंस की केयर खुद नहीं करती है। ये अपने यंग वंस को जब एग्स को ले कर रही है तो जो क्रो होता है उसके नेस्ट में रख देती है और बाकी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, पीरियड होती है आफ्टर दिस, वो क्रो के पेरेंट्स के पास ही होते हैं। तो क्योंकि ये ब्रूड पैरासाइट है तो जो इसके इन्फेंट्स है वो अपनी इन्फेंसी स्टेज में क्रो पेरेंट्स के पास होते हैं। तो लर्न तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे कोयल पेरेंट उसके पास है ही नहीं, उस टाइम पे तो क्रो के पेरेंट्स साथ हैं। तो इसीलिए जो कोयल के इन्फेंट्स होते हैं, अगर वो कॉल सीखते हैं या फिर स्पीसीज स्पेसिफिक कोई अदर कैरेक्टर सीख रहे हैं तो वो इनेट होता है, क्योंकि अनदर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रह के भी वो अपने पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो इनेट है, ना कि लर्नड। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, ए टेम्परेचर सेंसिटिव सैक्रोमाइसिस पॉम्ब म्यूटेंट एक्सहिबिट सेल साइकिल अरेस्ट बोथ
at G1 to S as well as at the G2 to M transition phase. This is probably a mutant of. तो इसमें पूछा गया है कि सैक्रोमाइसिस फॉर्म में किस चीज़ में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो सेल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा CDC2 ओनली, क्योंकि CDC2 में तो ये जो सैक्रोमाइसिस फॉर्म है इसमें एक ही तरीके का CDK होता है, वो है CDC2, और कोई तरीके का CDK होता ही नहीं है जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा हो। तो जो भी गिवन कंडीशंस है उनकी वजह से CDK की एक्टिविटी ही अफेक्ट होगी और अल्टीमेटली सेल साइकिल प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगर हम सैक्रोमाइसिस किरेवैसिया की बात करें तो उसमें CDC13 होता है, और ह्यूमंस की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ CDK एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिन्स होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जिटजीबर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, इट्स सिंक्रोनाइज बायोलॉजिकल रिदम। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ये होता क्या है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे कि लाइट हो गया, ईटिंग हो गया या फिजिकल एक्टिविटी हो गया, जो कि हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम के साथ साथ चलता है, मीन्स उसको रेगुलेट करता है। तो इसीलिए इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाय। इसका आंसर होगा सेकेंड वन, कंटिन्यूस एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलाइल साइक्लेज। तो इसको समझने के लिए हम लोग कोलेरा टॉक्सिन और डायरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। जो कोलेरा टॉक्सिन होता है, दिस इज एंटीरोटॉक्सिन दैट इज रिलीज्ड बाय विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, और इसके जो टॉक्सिन है उसकी दो सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट ए और बी। ए में एक ही कॉपी होती है और बी में 5 कॉपीज़ होती हैं। ए में कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है और बी में रिसेप्टर प्रॉपर्टी होती है। रिसेप्टर मीन्स एज अ लिगेंड काम करता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है वो। तो जो जैसे ही जो बी वाली सब यूनिट है वो इंटेस्टाइनल की एपिथेलियम सेल्स पे बाइंड करती है विद द GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। तो जैसे ही बाइंड करेगा तो इसका इंटरनलाइजेशन होगा और जो ए सब यूनिट है वो सेल के अंदर चली जाएगी। क्योंकि इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी है तो ये क्या करेगी, जो GPCR है जो रिसेप्टर से एसोसिएटेड प्रोटीन है, और उस जी प्रोटीन के अल्फ़ा सब यूनिट पे ये ADP राइबोसाइलेशन कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो अल्फ़ा सब यूनिट पे GTP बाउंड थी वो उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है और वो कंटिन्यूसली एक्टिव फॉर्म में ही रहता है। फिर मतलब वो सब यूनिट एक्टिव फॉर्म में ही रहती है। अब क्योंकि ये जो GS सब यूनिट थी, मीन्स जो अल्फ़ा सब यूनिट थी, इसका काम था कि एडेनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करना, और अल्टीमेटली जो CAMP प्रोड्यूस हो रहा था वो CFTR एक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल कह सकते हैं, चैनल है, तो उसको फॉस्फोराइलेट कर रहे थे अल्टीमेटली और उसको एक्टिवेट कर रहे थे। अब जो CFTR है उसका काम क्या होता है कि ये जब ऑन हो जाता है, मीन्स एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्लोरीन, सोडियम और अल्टीमेटली वाटर को आउटसाइड द सेल मूव करवाता है, जिसकी वजह से अगर ये जो CFTR है कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और वो वाटर मतलब रिटेन नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती हैं। तो इसका आंसर मतलब बहुत सारा मैंने इसलिए समझाया सो दैट कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन बने तो आप उस पॉइंट को पिकअप कर सको और आपको पूरा प्रोसेस समझ आ सके। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइलाइल साइक्लेज। बेसिकली ये ADP राइबोसाइलेशन कर देता है इसकी सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैपकेज इज इनकरेक्ट। तो पैपकेज के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और बोला गया कि कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट है ड्यूरिंग द डे C4 पैपकेज इज इनएक्टिव वेयर एज कैम्प पैपकेज इज एक्टिव। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है पैपकेज इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफॉस्फोराइलेशन एंड पैपकेज काइनेज फॉस्फोराइलेट्स पैपकेज। तो इसमें क्या होता है, जो पैपकेज की एक्टिविटी फॉस्फोराइलेशन से कंट्रोल की जाती है। अगर वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है तो वो एक्टिव होता है और अगर डिफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है तो वो इनएक्टिवेट होता है। और ये काम पैपकेज काइनेज और पैपकेज फॉस्फोराइलेज करते हैं। फोर्थ है द सिंथेसिस ऑफ पैपकेज काइनेज इज मॉड्यूलेटेड बाय सर्कैडियन रिदम इन कैम लीव्स।
तो कैम प्लांट्स का तो ऑब्वियस है, पता ही है हमें कि सर्कैडियन रिदम से वो काम करता है कि अगर नाइट है तो वो उसके अलग से जो मैकेनिज्म वो चलते हैं और डे है तो वो अलग चलाता है। मतलब जो आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट जो भी फिनोमेना चल रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी खुद की मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी या प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो C4 प्लांट है उनमें पैपकेज इनएक्टिव होता है डे के टाइम पे। अगर उनमें इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर वो कार्बन CO2 फिक्सेशन कब करेंगे अगर दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा कैम प्लांट में होता है कि दिन में इनएक्टिवेट होता है और रात को एक्टिवेट हो जाता है सो दैट कि वो CO2 की फिक्सेशन कर सकें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल अपोजिट बोला गया है, तो इसीलिए वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलिकुलर मार्कर्स फॉर जीनोटाइपिंग इज़ इनकरेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन है पोलीमॉर्फिज्म इन इंट्रोनिक रीजन्स ऑफ ए जीन कांट बी यूज्ड फॉर ट्रेट मैपिंग। तो यही इनकरेक्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है जिसका मतलब होता है कि वेरिएशन इन द DNA सीक्वेंस, वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन्स में हो सकती है। और भले ही जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका रेगुलेटरी काम होता है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी उनमें लाई करते हैं, जैसे कि प्रोमोटर, साइलेंसर या फिर एनहेंसर, जो कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन और प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनमें भी बहुत सारी पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है और जिनका हम लोग एज ए जेनेटिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोडोमिनेंट मोलिकुलर मार्कर कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट हेट्रोजाइगोसिटी। तो ऑब्वियस है जो भी कोडोमिनेंट मोलिकुलर मार्कर होंगे तो मतलब दोनों एक्सप्रेस होंगे और होमोजाइगस कंडीशन से डिफरेंट फिनोटाइप दिखेगा, तो हमें पता चल सकता है कि ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगोट है। नेक्स्ट है सीक्वेंस टैग्ड माइक्रोसैटेलाइट साइट्स एंड सिंपल सीक्वेंस रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म आर बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सैटेलाइट DNA का तो मतलब ही वो होता है हाईली रिपीटेटिव DNA। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLPs एंड सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स आर मल्टी एलेलिक मार्कर्स। तो जैसे RFLP में एक हम लोग फ्रेगमेंट लेते हैं, लिमिटेड साइज़ का कोई फ्रेगमेंट लेते हैं, उसके में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उनको कंपेयर करते हैं, तो वैसे है उसमें मल्टी एलेलिक मार्कर तो ये मतलब ये मल्टी एलेलिक मार्कर के अंडर आएगा, क्योंकि एक मल्टी एलेलिक साइट वो होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलील्स हों, और ये मतलब हम कह सकते हैं इट इज़ ए स्पेसिफिक लोकस और द पार्ट ऑफ द जीनोम जिसमें मतलब बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन फैक्टर्स इज यूज्ड एट द स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन एंड डिफाइंड एज एंटी एसोसिएशन फैक्टर फॉर 30S एंड 50S सब यूनिट इंटरेक्शन। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3। ये इट रिमेन्स इन द बाउंडेड फॉर्म विद द स्मॉल सब यूनिट, 30S से बाउंडेड फॉर्म में रहता है टू एंश्योर अर्ली और द प्री मेच्योर एसोसिएशन ऑफ 30S एंड 50S सब यूनिट ऑफ RNA की मतलब प्री मेच्योर बॉन्डिंग ना हो जाए 50S और 30S की, क्योंकि जो बॉन्डिंग से पहले जो स्टेप्स हैं उसको इंश्योर करता है कि जैसे जो 30S सब यूनिट है वो mRNA के साथ पहले बाइंड करे एंड देन जो इनिशिएटर फॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA होता है पहले उनके साथ बाइंडिंग हो, उसके बाद 50S के साथ बाइंडिंग हो, तो उसको प्रमोट करता है कि पहले दोनों की 30S और 50S एबनॉर्मली बाइंड ना कर जाएं, सो दैट कि ये एक कवर कर लेता है, मतलब उन साइट्स को इनहिबिट कर ले ऑक्यूपाई करके इनहिबिट कर देता है, सो दैट कि 30S और 50S पहले ही बाइंड ना हो जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम इज़ करेक्ट इज़ ट्रू। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और ये लाइन्स और साइंस हमें पता है ट्रांसपोजोन्स होते हैं जिनको सेल्फिश DNA या फिर जंक DNA भी बोलते हैं, और लाइन्स और साइंस ह्यूमंस में एग्जाम्पल है ट्रांसपोजोन्स के, बाकी बैक्टीरिया से लेके प्लांट्स और इवन ड्रोसोफिला में भी मिलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, लाइन्स प्रेफरेंशियली
लोकलाइज टू 80 रिच DNA, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि लाइंस मतलब लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स ये अपने आप को मोस्टली 80 रिच रीजन में ही इंसर्ट करते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है L1 फैमिली, जो L1 एलिमेंट होते हैं वो इनका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट है लाइंस कांट ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली। थर्ड है बाय पैरासिटाइजिंग ऑन साइन एलिमेंट ट्रांसपोजिशन मशीनरी लाइंस कैन अटेन वेरी गुड कॉपी नंबर। और फोर्थ वन है द एल्यू फैमिली इज मोस्ट प्रोमिनेंट लाइन फैमिली इन टर्म्स ऑफ कॉपी नंबर। तो लाइंस का एग्जाम्पल एल्यू फैमिली नहीं होती बल्कि L1 फैमिली होती है। ये जो एल्यू फैमिली है वो साइंस का एग्जाम्पल होते हैं। और रही बात ऑटोनोमस की, तो जो लाइंस होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं। साइंस बेसिकली पैरासिटाइज करते हैं लाइंस के ऊपर, वो नॉन ऑटोनोमस होते हैं। जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है उसी से हम लोग थोड़ा आंसर का आइडिया लगा सकते थे कि दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही बात बोल रही है कि लाइंस इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। और थर्ड में भी ऐसा ही कुछ बोला गया है कि ये साइंस की हेल्प लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि मतलब हमें तो ट्रू एक ही बताना था, तो दोनों तो ट्रू हो नहीं सकती है, तो हम आंसर का थोड़ा आइडिया लगा सकते थे। तो इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 35 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स इज यूज्ड टू कोड फॉर सोलेनोसिस्टीन इन एस्केरिचिया कोलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन UGA। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। और अगर जैसे पायरोलाइसिन आ जाता तो उसका आंसर आता थर्ड वन UAG। अगर हम सोलेनोसिस्टीन के बारे में थोड़ा और पढ़ें तो ये 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। अब स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर एडिड राइबोसोमिकली, और इसको हम SEC से डिनोट करते हैं या फिर U से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका जो राइबोसोमिकली ऐड होने का प्रोसेस बाकी अमाइनो एसिड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सबसे पहले जो मान लो कोई भी जैसे mRNA में UGA सीक्वेंस आया, वैसे तो ये स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं UGA UAG। तो जैसे ही mRNA में ये UGA कोडॉन आया तो ऐसा tRNA जिसके ऊपर UCA एंटीकोडॉन है, तो उस tRNA पे बेसिकली सीरीन अटैच होगा सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सीराइल tRNA लाइगेज। और उसके बाद ये जो सीरीन अटैच हुआ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सोलेनोसिस्टीन लाइगेज एंजाइम। तो जब ये रिप्लेस हो जाता है एंड द tRNA कैरिंग सोलेनोसिस्टीन देन फिर उसके mRNA के साथ बाइंड होता है विद इट्स एंटीकोडॉन साइड। तो ऐसे सोलेनोसिस्टीन किसी भी प्रोटीन में ऐड होता है। अगर हम थोड़ा पायरोलाइसिन की बात करें तो उसको UAG कोड करता है और उसको PYL से डिनोट करते हैं या फिर O से भी डिनोट कर सकते हैं। और सोलेनोसिस्टीन जो ग्लूटाथियन पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसकी कैटालिटिक सेंटर पे भी मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे। ग्लूटाथियन पेरोक्सीडेज के कैटालिटिक सेंटर में कौन सा अमाइनो एसिड होता है, तो वो सोलेनोसिस्टीन होता है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेटिंग जंक्शन लिंकिंग एडजेसेंट सेल्स इन प्लांट्स। तो याद रखना है हमसे प्लांट्स में पूछा गया है। विच परमिट स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास फ्रॉम सेल टू सेल वाइल ब्लॉकिंग द पैसेज ऑफ मोस्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा। अगर एनिमल्स पूछता और सेम स्टेटमेंट देता मतलब ऑलमोस्ट ही, तो हम गैप जंक्शन भी लगा सकते थे। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के एनालोगस होती हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली एस्टेब्लिश ए सिम्प्लास्टिक कनेक्शन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स, जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। एंड समटाइम्स तो ये जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी इन कंटिन्यूएशन हो सकता है बिटवीन द टू सेल्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट करेक्ट फॉर ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमसे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर वैसे फोर्थ है। और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ये बिल्कुल सही है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस कंडीशन तो टेरिडोफाइट से शुरू होती है और उसमें भी कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे कि एक ट्रिक है SMS मीन्स सिलेजिनेला, मार्सिलिया और सेल्विनिया। तो इन तीनों में हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी टेरिडोफाइट में भी जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सारे के सारे होमोस्पोरस ही हैं।
तो ब्रायोफाइट तो ऑब्वियसली होमोस्पोरस ही हैं अभी तक। नेक्स्ट है गैमेटोफाइट इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, तो ये भी करेक्ट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, और जो दूसरी होती है जो इसके ऊपर पैरासाइट होती है और डिपेंडेंट होती है वो स्पोरोफाइट होती है। टेरिडोफाइट में ये कंडीशन चेंज हो जाती है, टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट हो जाती है और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाती है। इंडिपेंडेंट तो है बट वो डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट वहाँ पे स्पोरोफाइटिक होती है। थर्ड है द एंथेरोजॉइड्स आर ऑलवेज बाईफ्लैजिलेटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है वाटर इज़ कंडक्टेड बाय हाइड्रोइड्स इन ऑल ब्रायोफाइट्स, तो ये चीज़ तो ठीक है कि हाइड्रोइड्स ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन सारे ब्रायोफाइट्स में नहीं होते। ये हाइड्रोइड एक टाइप ऑफ वेस्कुलर सेल है जो कि सिर्फ एडवांस ब्रायोफाइट्स में ही मिलती है, लोअर में नहीं मिलती है, मतलब ऑल में तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। और जैसे टेरिडोफाइट में वेस्कुलर बंडल की शुरुआत हुई है, वो भी कुछ एक्सेप्शंस के साथ, उसमें भी टेरिडोफाइट में जो अर्लियर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर अर्लियर प्लांट्स हैं उनमें तो नहीं होता वेस्कुलर बंडल, हायर में होता है। तो ब्रायोफाइट में तो अभी शुरुआत हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर हाइड्रोइड्स आर द इनिशियल्स या फिर प्रिकर्सर ऑफ द वेस्कुलर बंडल। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो दीज आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द स्टेम एंड फंक्शन है टू कंटेन वाटर, तो इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा, बस वो ऑल वर्ड लगा दिया इसीलिए। नेक्स्ट है 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनहिबिट रेनिन सिक्रीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इन एफरेंट आर्टीरियोल्स लीडिंग टू ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रेनिन सिक्रीशन होता कब है, ये जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर बाहर सिक्रीट हो रहा हो, एक्सक्रीट हो रहा हो, और बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाए और अल्टीमेटली प्रेशर कम हो जाए, तो जीएफआर कम हो जाता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो रेनिन सिक्रेट करती हैं कि जब एक लेवल से कम प्रेशर हो जाता है एफरेंट आर्टीरियोल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस में, तब ये सेल्स सेंस करती हैं प्रेशर को और रेनिन सिक्रेट करती हैं, और उसके बाद रेनिन से पूरा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन वाला, जो कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, उन पे काम करता है और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है ये पूरा सिस्टम। तो अभी पूछा गया कि कौन सा सिस्टम इसको इनहिबिट करेगा। अब ऑब्वियस है जो कंडीशन प्री एग्जिस्ट अभी मीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लाइक रेनिन सिक्रेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो जक्स्टा जेजी सेल्स ज़्यादा सिक्रेट कर रही हैं, मतलब वो अभी रास सिस्टम की वजह से हाई प्रेशर हो रहा है, और जो एफरेंट आर्टीरियोल्स है ग्लोमेरुलस की उसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए जीएफआर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही एक लेवल से इंक्रीज़ होता है तो ये फीडबैक इनहिबिशन भी सेंड करता है, तो जो जेजी सेल्स हैं उनको सिग्नल जाता है कि इतना सफिशिएंट है, वॉल्यूम एंड प्रेशर इट इज़ सफिशिएंट। तो उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ जेजी सेल्स को इनहिबिट कर देती है, सो दैट कि वो रेनिन को सिक्रेट ना करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल इज़ वाइडली यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, तो इसका आंसर सेकंड होगा सैलिसाइक्लिक एसिड, क्योंकि जो बाकी तो हैं एब्सिसिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, ये तो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स है जो कि प्लांट में वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सैलिसाइक्लिक एसिड प्लांट्स का एक मेटाबोलाइट है, और जो सिंथेटिक ड्रग होती है एस्पिरिन, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है। अब क्योंकि एस्पिरिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिकेशन होती है, तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होने की वजह से इसको एंटी पेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब एनाल्जेसिक जो पेन को रिमूव करे उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द hemolysis ऑफ RBCs टेक प्लेस व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 1% NaCl। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं या फिर फिजियोलॉजिकल जो भी सॉल्यूशन होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 0.9% होती है। तो जैसे ही अगर हम इन सेल्स को किसी कम ऑस्मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन में रखेंगे, कम मतलब अच्छा सॉरी इसका आंसर 0.5 हो जाएगा, तो अगर 0.9 से कम वाले ऑस्मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन में रखा तो वो सेल्स वाटर गेन करेंगी और एक पॉइंट के बाद वो बर्स्ट हो जाएंगी।
तो इसीलिए कभी आपने देखा भी होगा लैब में जब भी हम लोग कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर कोई भी बफर बना रहे हैं तो उसकी ओस्मोलैरिटी 0.9% बनाते हैं। जैसे कि NaCl यूजुअली बनाते हैं कि नॉर्मल सेलाइन जो बनाते हैं तो उसकी ओस्मोलैरिटी हमेशा 0.9% बनाते हैं, हम लोग इतना मेंटेन रखते हैं। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, हमारा जो फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो 0.9% ओस्मोलैरिटी पे मेंटेन्ड है। तो वैसा ही सॉल्यूशन हमें देना चाहिए जब भी हम किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन वीवो, एक्स वीवो या फिर इन विट्रो, तो हम वैसा ही सॉल्यूशन देते हैं उतने का, सो दैट कि कोई भी मतलब ओस्मोलैरिटी की वजह से सेल की मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी में कोई चेंज ना आए। नेक्स्ट है 41, ए पेशेंट वॉज इंजेक्टेड विद प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD टू डायग्नोज TB डिजीज़ और ए प्रीवियस एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। द इंजेक्टेड एरिया व्हेन इंस्पेक्टेड आफ्टर 48 to 72 hours was found to develop in duration means thick hardened bulbs. Which of the following cells will be predominant at this site? तो ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम के बाद, अगर इंजेक्शन के बाद अगर हम लोग ऑब्जर्व किया हमने कि ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है, तो बताओ इंटरनली ऑफ द बॉडी कौन कौन सी सेल्स वहाँ पे एग्रीगेटेड होंगी, कौन कौन सी सेल्स दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेज। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो न्यूट्रोफिल को छोड़ के बाकी सेल्स का तो न्यूट्रोफिल्स और डेंड्रिटिक सेल्स भी आएंगी। इनको छोड़ के बाकी सेल्स का तो फैगोसिटिक फंक्शन है ही नहीं, जैसे NK सेल्स हैं, यूसिनोफिल सेल्स हैं एंड मास्ट सेल्स हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं। अभी बात रहेगी न्यूट्रोफिल, हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स की। तो वैसे तो ऑप्शन क्लियरली पता ही चल रहा है कि न्यूट्रोफिल और मास्ट सेल दोनों साथ तो कर नहीं सकती, या फिर NK सेल या डेंड्रिटिक सेल साथ में नहीं कर सकती। रीज़न ये है कि जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, दीज आर द फर्स्ट इम्यून सेल्स टू रीच एट द इंजरी साइट। तो ये फास्ट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई घाव होगा या फिर कोई किसी भी तरीके का डैमेज हुआ है, तो दीज आर द फर्स्ट सेल, सबसे पहले वो टिश्यू में इन्वेड करती हैं और वहाँ पे इंजरी वाली साइट पे पहुँचती हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा भी नहीं मतलब 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ पे टी सेल्स एग्रीगेट होंगे और मैक्रोफेज तो होंगी ही होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिलेड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स हो जाता है और डिलेड टाइप में टी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं। टी सेल्स को टाइम लगता है एक्टिवेट होने में और इतना टाइम सफिशिएंट होता है, जैसे ही एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये वहाँ पे इंजरी साइट पे मूव कर जाती हैं और वहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है 42, invasive species in general grow very well in a new area that they invade and often outcompete native species. An explanation for the better growth and propagation of invasive species in comparison to their native counterparts is provided by which one of the following hypothesis? ये ऐसे बोल रहे हैं कि एक एरिया में नेटिव स्पीसीज थी और उसमें इन्वेजन भी आ गई, तो बताओ इन्वेजन इतने अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो कर जाती है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका आंसर होगा थर्ड वन, एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही किसी नए एनवायरनमेंट में वो इन्वेसिव स्पीसीज जाती हैं तो वहाँ पे उनका कोई एनिमी नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव इंटरेक्शन है, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रेडेशन, पैरासिटिज्म या फिर कॉम्पिटिटिव फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अब क्योंकि नेटिव स्पीसीज़ के तो अपने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनिमी होंगे, बहुत सारे नेगेटिव इंटरेक्शंस होंगे और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो बहुत सारी अफेक्ट कर रही होंगी उनको, तो इसीलिए जो इन्वेसिव हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी एज़ कम्पेयर टू जो नेटिव स्पीसीज़ हैं। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश द टू ऑब्जेक्ट दैट इज़ क्लोज टुगेदर।
मतलब दैट आर मतलब दो ऑब्जेक्ट पहले क्लोज थे, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मैग्नीफाइंग पावर जो उनको अलग अलग करके देख सकती है। इसके अपोजिट में एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है, मतलब रिजॉल्व करने की कितनी लिमिट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्लेस्ड हैं और उनको सेपरेट करने की जो पावर होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज़ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की कहाँ तक वो दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखा सकता है। तो अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को भी अगर ओपन करके देखें तो इसका फॉर्मूला, इसको लिखते हैं हम म्यू साइन अल्फ़ा। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन अल्फ़ा होता है एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड स्पेसिमेन। तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूले में तीनों चीज़ें आ गई। वेवलेंथ जो कि कलर ऑफ लाइट से कनेक्टेड होती है, मतलब वेवलेंथ एंड कलर ऑफ लाइट ये दोनों रिलेटेबल होती है। जैसे विबजोर होता है तो जैसा कलर उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। और जो दूसरा आ गया एंगल ऑफ एडमिटेंस ऑफ लाइट इन द ऑब्जेक्टिव लेंस, और थर्ड भी आ गया म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीडियम कैसा है ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच में। तो इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किलो जूल पर मोल में बताना है ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कितनी होगी। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा -20.9। ये जो एनर्जी होती है हाइड्रोलिसिस एनर्जी, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो ऑन द मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, जब ये ब्रेक होगा तो अगर हम किलो कैलोरी की बात करें तो -4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। इसीलिए हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो -16.5 किलो जूल पर मोल आएगी वैसे तो एक्यूरेटली, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन -20 दिया है जो इसके नियर बाई है, तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन ही लगाएंगे। अगर हम लोग एटीपी की बात करें तो एवरेज -7.325 इतनी एनर्जी किलो कैलोरी एनर्जी यूज होती है, प्रोड्यूस होती है, और वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोमोटर्स वुड नॉट बी यूज्ड विद इन tDNA फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर फॉर द जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स बाय एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा है कि प्रोमोटर का कौन सा करेक्टर हमें नहीं चाहिए tDNA में। तो इसमें क्या होता है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में जब हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट सेल करवाते हैं तो दो तरीके की सेल्स बनती हैं, एक जिनमें एक्यूरेटली वेक्टर होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है और दूसरी जिनमें नहीं होता है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर यूज़ किए जाते हैं, और ये नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर यूजुअली टॉक्सिक और लीथल जीन्स के बेस पे होता है। तो ऑब्वियस है अगर इस जीन का प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का होगा तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको भी तो लॉस होगा एंड अल्टीमेटली वो डाई हो सकती हैं। तो इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट जनरेशन का प्रोसेस वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा और हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर नहीं चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 46th क्वेश्चन। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर दी हुई हैं, डाइसेकेराइड बनाया बेसिकली, और हमसे पूछा है कि कौन सी स्ट्रक्चर टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगी। तो इसको समझने के लिए हमें बेसिक समझना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं और कौन से नहीं। तो जो एल्डिहाइड होते हैं और रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो सारे के सारे टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। टोलेन रिएजेंट में बेसिकली अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो जो एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर वो टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं जैसे सुक्रोज और ट्री हेलोज, तो ये टोलेन रिएक्शन को शो नहीं करते। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करें तो जो 4th वन है वो डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4th वन में दोनों स्ट्रक्चर के जो एनोमेरिक कार्बन है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं और कोई भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। बाकी जो 3 स्ट्रक्चर हैं उनमें सेकंड जो रिंग है उनके एनोमेरिक कार्बन फ्री हैं राइट हैंड साइड पे,
तो वो टोलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली यही प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में जो एनोमेरिक कार्बन है अगर वो फ्री है तो वो टोलिन रिएजेंट या फिर ऐसी टाइप की रिएक्शंस दिखा सकता है, उनके साथ रिएक्ट कर सकता है। बट फोर्थ वन में क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के ही एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं तो वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट 47th है सिग्रेशन ऑफ अलील्स कैन अकर आइदर एट एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल मॉडल सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेज एट विच एलिलिक सिग्रेशन अकर्ड। तो मतलब इस प्रोसेस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम कौन से ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं सो दैट कि हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आए। तो इसका आंसर होगा न्यूरोस्पोरा, थर्ड वन क्रेसा। न्यूरोस्पोरा में जो स्पोर बनते हैं उनकी अरेंजमेंट पेक्यूलियर होती है। अगर उनकी अरेंजमेंट 4:4 है तो वो एनाफेज 1 में एलील्स की सिग्रेशन हो जाती है, और अगर उनमें 2:4:2 या फिर 2:2:2:2 होती है तो एलील्स की सिग्रेशन एनाफेज 2 में होती है। वैसे न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करने वाली फंजाई है। नेक्स्ट है 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इज नोन टू माइग्रेट अक्रॉस द हिमालयाज। तो 48 में पूछा गया है, थोड़ा क्वेश्चन का टाइप अलग है कि इन्होंने पूछा गया अक्रॉस द हिमालय कौन सा बर्ड माइग्रेट कर सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बार हेडेड गूस। अगर यहीं पे ये पूछता कि कौन सा बर्ड हाईएस्ट फ्लाइट शो करता है तो वो हम वल्चर लगाते। वल्चर वैसे ऑप्शन में नहीं है बट क्वेश्चन भी वैसे ही नहीं पूछा गया है सिर्फ हिमालय के कंटेक्स्ट में। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, हाईएस्ट फ्लाइट वल्चर शो करता है, और जो सारस क्रेन होते हैं वो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड होते हैं इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 49, ए पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एब्सोल्यूट एवरेज इंडिविजुअल फिटनेस एंड पॉपुलेशन साइज ओवर सम फाइनाइट इंटरवल इज नोन एज। तो इसमें बोला है कि अगर पॉपुलेशन साइज और फिटनेस के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन शो करेगा कुछ एक्सटेंट तक। तो ये ग्राफ को तो कौन सा रूल इसको डिफाइन करता है। तो इसका आंसर एली इफेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है जैसे फाउंडर इफेक्ट है ये तो एक लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होता है इन द प्री एग्जिस्टेड लार्ज पॉपुलेशन, तो जिसकी वजह से स्मॉल पॉपुलेशन की फॉर्मेशन होती है। बर्जमैन रूल की बात करें तो ये कहता है कि ये एक इको जियोग्राफिकल रूल है और ये कहता है कि जो कोल्डर रीजन की स्पीसीज़ होती हैं उनका साइज़ लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो वार्मर एरिया में रहती है उन स्पीसीज़ का साइज़ स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड अकर स्पॉन्टेनियसली इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो इन्होंने बोला है कि एनर्जेटिकली फेवरेबल हो और जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इन कंडीशंस को परफॉर्म करें तो कौन कौन सी होगी। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ बाइलेयर फ्रॉम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऐसा करने से जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का वाटर के साथ कांटेक्ट कम होगा, डबल लेयर बन जाएंगी। तो जो बाइलेयर में जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं तो वो अवे फ्रॉम वाटर अरेंज हो जाएंगे और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो टूवर्ड्स या फिर इन कांटेक्ट विद वाटर आ जाएंगे, तो इसीलिए वो एनर्जेटिकली फेवर हो जाएगा। सेकंड, और जो बाकी तीन ऑप्शन बच गए वो उनमें क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है जो कि एनर्जेटिकली फेवर प्रोसेस नहीं होती है,